तो चलो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था, एडजस्टमेंट सीख रहे थे। तो एडजस्टमेंट में मैंने बताया था एडजस्टमेंट क्यों किया जाता है, जब कभी किसी का एंट्री नहीं किया जा पाता, लेजर बंद होने के बाद अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है, अब उसकी एंट्री कहाँ की जाए, भाई लेजर तो बंद हो चुका है, तो सीधा उसका क्या किया जाता है, एडजस्टमेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कैश परचेस कर रहे हो, अगर आप नगद माल खरीद रहे हो, तो क्या होगा, अब उसकी एंट्री करनी है, एंट्री अब सारे लेजर्स क्या हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं, अब उसको अब सीधा फाइनल अकाउंट में आपको एडजस्ट करना है। तो अगर आप नगद माल खरीदोगे तो क्या होगा, परचेस बढ़ेगा, तो परचेस में ले जाके सीधा क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। परचेस अपन को कहाँ मिलेगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, ठीक है। और अपन ने कैश परचेस किया तो कैश बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा, बढ़ेगा, घटेगा, घटेगा। कैश क्या होगा, घटेगा। तो कैश कहाँ मिलेगा अपन को, एसेट्स में, तो एसेट्स में कैश में माइनस कर देंगे। तो यानी कि हर एक एडजस्टमेंट का कितना इफेक्ट पड़ता है, डबल इफेक्ट। मैंने कल के क्लास में आप लोगों को, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक्सप्लेन कर दिया था और प्रीपेड एक्सपेंसेस एक्सप्लेन कर दिया था, याद हो गया था। फिर आउटस्टैंडिंग का क्या करना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐड करेंगे, ओके, और बैलेंस शीट पे कहाँ दिखाएंगे, लायबिलिटी साइड में ना। और अगर उसी जगह हमारा क्या कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप लोग, बोलो, माइनस करेंगे रिलेटेड एक्सपेंसेस से, और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट्स में। वेरी गुड, ठीक है। इसी तरह से और एडजस्टमेंट देखते हैं, और इसी प्रकार नंबर 4 एडजस्टमेंट होता है, एंड दैट इज योर एक्रूड इनकम। क्या होता है, एक्रूड इनकम। क्या होता है सर ये एक्रूड इनकम, मतलब अनरिसीव्ड इनकम, ऐसा इनकम जो अनरिसीव्ड इनकम है, मतलब उपार्जित आय, हिंदी में इसको कहते हैं अपन लोग उपार्जित आय, यानी अप्राप्त आय हिंदी में, और शुद्ध हिंदी बोलना है तो अप्राप्त आय बोल लो या फिर उपार्जित आय बोल लो, ठीक है। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है, ऐसा इनकम जो है तो इस साल का बट अभी तक अपन को रिसीव नहीं हुआ है। आई बात समझ में, है तो इस साल का परंतु अभी तक रिसीव, उसको बोलते हैं एक्रूड इनकम। समझ में आया, ओके, कोई दिक्कत, ठीक है, ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर अपन को कायदे से साल भर का कोई इनकम मिलना चाहिए हमको, कायदे से 12,000 रुपये, फर्ज करो साल भर का इनकम हमको कितना मिलना चाहिए, 12,000, बट अभी तक एक्चुअल में जो इनकम हमने रिसीव्ड किया है वो 9,000 ही रिसीव्ड किया। बोलो कितना रिसीव नहीं किया भाई, कायदे से साल भर का ड्यू कितना होता है, साल भर का हम लोग का रिसीवेबल कितना है, 12,000 रिसीवेबल है, इनकम मिलना चाहिए अपन लोग को, लेकिन मिला कितना एक्चुअल में अपन लोग को, 9,000 ही मिला, कितना नहीं मिला है, 3,000 क्या हुआ है, नहीं मिला है। तो क्या हो जाएगा, 3,000 क्या कहलाएगा तुम लोगों के लिए, एक्रूड इनकम। क्या कहलाएगा, एक्रूड इनकम। आई बात समझ में। अब इसका एडजस्टमेंट क्या करते हैं, तो याद रखना इनकम जो भी होगा, पीएल अकाउंट बनाते हो ना, तो इनकम पीएल के कहाँ लिखते हैं, तो क्रेडिट साइड लिखते हैं। जो भी इनकम होगा, बाय लिखेंगे इनकम, जो भी इनकम होगा उसमें आप क्या कर देंगे, एक्रूड इनकम को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। आई बात समझ में, एक्रूड इनकम को क्या कर देना, ऐड कर देना, ये पहला इफेक्ट पड़ जाएगा। समझ में आया। और दूसरी बात आप सोचो, अभी तक आपने काम कर दिया है और पैसा आपको नहीं मिला, आपको फील क्या हो रहा है, एसेट्स फील हो रहा है। क्या हो रहा है, एसेट। भैया हक है ना हमारा, अभी तक पैसा नहीं मिला, तो बैलेंस शीट पे कहाँ लिखेंगे अपन लोग, एसेट साइड में। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में एक्रूड इनकम को क्या कर देंगे, जो भी एक्रूड इनकम होगा उसकी एंट्री आप बैलेंस शीट के कहाँ कर दोगे, एसेट साइड। नहीं आया समझ में, आ गया, तुरंत चलिए नोट करिए। इसी तरह दूसरा इनकम होता है, ठीक है, और वो होता है आप लोग का एडजस्टमेंट नंबर 4 होता है, जिसका नाम है अनएक्रूड इनकम। अनएक्रूड इनकम, अनएक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है, एडवांस इनकम, यानी कि ऐसा इनकम जो एडवांस इनकम है। ओके, एक ऐसा इनकम हमारे लिए एडवांस इनकम है, यानी कि एक प्रकार से हिंदी में अगर देखा जाए तो इसको कहते हैं अनुपार्जित आय। क्या कहेंगे इसको अपन लोग, अनुपार्जित आय, यानी एडवांस इनकम। फॉर एग्जाम्पल कायदे से आपको इनकम मिलना चाहिए साल भर का 12,000, आपका कायदे से साल भर का इनकम होना कितना चाहिए, 12,000, बट आपने जब रिसीव्ड किया ना उसी इनकम को, तो आपको मिल गया कितना, 15,000। अरे ज्यादा मिल गया, कितना ज्यादा मिल गया, 3,000। मतलब अगले साल का भी अपन को इस साल क्या हो गया, मिल गया। क्या वो इस साल का है, क्या कर दो उसको अलग कर दो, तो क्या कर देंगे अपन लोग, एक्रूड इनकम को क्या कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है। तो सबसे पहला इफेक्ट कहां पड़ेगा, पीएल अकाउंट के किधर, पीएल अकाउंट के किस साइड, क्रेडिट साइड। बात नहीं करो, जो भी रिलेटेड इनकम होगा, जो भी रिलेटेड इनकम होगा उसमें आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे अनएक्रूड इनकम। शॉर्ट में लिख रहा हूं, समझ जाओगे, एग्जाम में पूरा लिखना, ठीक है, फिर जब बनाओगे क्वेश्चन तो, और फिर माइनस कर देना, ठीक है, पहला। अब बताओ आपने काम नहीं किया, पैसा पहले से मिल गया, क्या फील हो रहा है आप लोगों को, लायबिलिटी फील हो रहा है। तो बैलेंस शीट के कहां डालोगे इसको, बैलेंस शीट के कहां डाल देंगे अपन लोग, लायबिलिटी साइड में अनएक्रूड इनकम को क्या कर देंगे, लिख देंगे बैलेंस शीट के अनएक्रूड इनकम को। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बात आप लोगों को, ठीक है, जल्दी से नोट करिए।
इसी तरीके से नेक्स्ट होता है, और नेक्स्ट क्या होता है नंबर 5, चलिए देखते हैं। नंबर 5 होता है हम लोगों का डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। अगर अपन फिक्स्ड एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो बताओ इसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है। अगर आप डेप्रिसिएशन लगाते हो तो क्या होता है, डेप्रिसिएशन एक तरह का खर्च है। डेप्रिसिएशन मतलब समझ रहे हो ना, संपत्तियों पर ह्रास। अगर आप संपत्तियों पर ह्रास लगाते हो तो संपत्तियों पर ह्रास हमारे व्यापार का क्या है, व्यय है। तो पहला इफेक्ट कहां पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कहां पड़ेगा, डेबिट साइड। तो डेबिट साइड में क्या लिखोगे, डेप्रिसिएशन का अमाउंट लिखोगे, टू डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट। जो भी फिक्स्ड एसेट्स होगा उसका डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या कर देना, लिख देना, ठीक है। और दूसरा इफेक्ट कहां पड़ेगा, बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में आप लोग एसेट लिखते हो ना, जो भी फिक्स्ड एसेट लिखोगे ना बैलेंस शीट के एसेट तरफ में, उसमें से डेप्रिसिएशन से एसेट्स का वैल्यू बढ़ता है कि घटता है, घटता है ना, तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। समझ आया कि नहीं आया। ये हुआ हमारा एडजस्टमेंट नंबर कितना, 5, ठीक है। इसी तरीके से एडजस्टमेंट नंबर हम लोग बात करते हैं 6 की। क्या होता है देखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, आप बिजनेस करने के पर्पस से इंटरेस्ट ऑन लोन लेते हैं, ऋण पर क्या लेते हैं, ब्याज लेते हैं। तो बताओ ये हमारे बिजनेस के लिए व्यय इनकम है कि एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस है, खर्चा है, ठीक है। तो क्या होगा, इसका डबल इफेक्ट क्या पड़ेगा, पहला इफेक्ट पड़ेगा पीएल अकाउंट के किस साइड, डेबिट साइड, क्योंकि ये एक्सपेंसेस है। तो डेबिट साइड लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन जो भी रहेगा उसको डेबिट साइड में क्या कर देना, लिख देना इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इंटरेस्ट से लोन का वैल्यू बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। तो बच्चों क्या करोगे, बैलेंस शीट में लोन कहाँ लिखा जाता है, हमेशा बैलेंस शीट में लिखा जाता है ना। तो बैलेंस शीट में जो भी लोन होगा आप लोगों का, उस लोन में क्या कर देना, इंटरेस्ट ऑन लोन को क्या कर देना, ऐड कर देना। इंटरेस्ट ऑन लोन को ऐड करके बाहर निकाल देना। ये हो गया अपना नंबर 7। समझ आया कि नहीं आया, आ गया। ठीक इसी प्रकार एडजस्टमेंट नंबर 7 होता है हम लोगों के लिए। अगला नेक्स्ट होता है, ये तो हो गया हमारा 6, ये हो गया कितना, 5। अब इसी प्रकार नंबर 7 होता है। क्या कहता है नंबर 7, देखें, कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन क्या, कैपिटल। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी जो होता है ना हमारे बिजनेस के लिए क्या होता है, एक तरह का एक्सपेंसेस होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हम बिजनेस है ना, हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। तो यार पहला इफेक्ट कहां पड़ेगा, चलो तुम ही लोग बताओ, कौन से, किसके अकाउंट के, पीएल अकाउंट के। खर्चा है ना, पीएल किसे याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। क्या लिखना है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये लिख लेंगे अपन लोग, ठीक। और दूसरा इफेक्ट कहां पड़ेगा बताओ, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में कैपिटल में ऐड कर देंगे, क्योंकि कैपिटल बढ़ जाएगा, कैपिटल का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई, नहीं आई बात समझ में, आ गया। तो अपन क्या करेंगे, बैलेंस शीट के क्या करेंगे, बैलेंस शीट में जो भी कैपिटल होगा ना तुम्हारा, कैपिटल जो भी कैपिटल होगा लायबिलिटी साइड में, उस कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या कर देना, ऐड कर देना, ठीक है। क्या कर देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड कर देना और बाहर निकाल देना। नहीं समझ आया, आगे अच्छे समझ में। तो ये हुआ नंबर 7, ठीक है, 7 एडजस्टमेंट। ठीक इसी प्रकार स्टूडेंट्स होता है नंबर 8 एडजस्टमेंट, एंड दैट इज योर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मतलब आहरण पर ब्याज। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है, आहरण पर ब्याज, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग समझ लो, पहले लिखने के लिए समय दिया जाएगा, समझ लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। तो अपन बात करते हैं किसका, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यानी आहरण पर ब्याज हमारे बिजनेस के लिए इनकम है कि एक्सपेंसेस है, बताइए। एक्सपेंसेस है, क्या बात कर रहे हैं आप कौन हो, पहले बताओ। आप बिजनेस हो, मालिक आया पैसा लेके चला गया, पैसा कौन रखा है, तो ब्याज कौन देगा, तो भाई हमारे लिए क्या हुआ, तो कैसे बोल रहे हो, एक्सपेंसेस है, क्या होगा, इनकम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारे बिजनेस के लिए क्या होता है, इनकम होता है। समझ आया, समझो पहले, ठीक है। तो क्या एंट्री होगा, तो देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनकम है, तो पीएल अकाउंट के कहां लिखेंगे इसको, बताओ, क्रेडिट साइड, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बेवकूफ टाइप मत बैठे रहो, बिल्कुल समझो उस चीज को, ठीक है। आखिर समझ में आया यहाँ तक तुम लोगों को। और दूसरा इफेक्ट कहां पड़ेगा बोलो, ड्राइंग्स को जनरली क्या करते हैं अपन, कैपिटल में क्या करते हैं, ड्राइंग्स को माइनस, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। आई बात समझ में, ठीक है। तो क्या करेंगे, बैलेंस शीट में जो भी कैपिटल बनाओगे ना, कैपिटल कैपिटल कैपिटल, जो भी बैलेंस शीट रहेगा उसके लायबिलिटी साइड में लिखते हो ना कैपिटल, तो उस कैपिटल में आप लोग को क्या करना है, माइनस कर देना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को आप क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा बच्चों, माइनस करके बाहर निकाल देना। समझ आया डबल इफेक्ट, कोई दिक्कत है इसमें आप लोगों को यहाँ तक, नहीं है, ओके। एक और एडजस्टमेंट देखते हैं, एडजस्टमेंट नंबर क्या, 9। क्या हो सकता है एडजस्टमेंट, एक और एडजस्टमेंट देख लेते हैं, एंड दैट इज योर
यार याद नहीं आ रहा है। बेड डेप्थ तो खैर बोल एंड में करेंगे बेड डेप्थ को। एक और एडजस्टमेंट देखते हैं अपन लोग, दिमाग में तुरंत नहीं आता है। इंटरेस्ट हो गया, लगभग हो गया 9। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, अभी जस्ट दिमाग में आया था। बहुत सारे एडजस्टमेंट है। चलो ठीक है, जो भी आया। नहीं गुडविल का नहीं था। ओके, अगला है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। रेवेन्यू एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ क्या होता है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, देखिए डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस का मतलब होता है स्थगित आगमगत व्यय। स्थगित क्या? आगमगत व्यय। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपने एडवर्टाइजमेंट किया, ठीक है, आपने मान लीजिए एडवर्टाइजमेंट किया और आपने किसी कंपनी के साथ, आपका बिजनेस है, आपने किसी कंपनी के साथ या किसी मान लीजिए विराट कोहली के साथ, आपने विराट कोहली के साथ टाई अप कर लिया कि देख भैया 5 साल तक तू हमारे साथ काम करेगा, 5 साल तक तू हमारा क्या है, ब्रांड एम्बेसडर है, आप हमारे लिए काम करोगे। और इसके लिए विराट कोहली को हमने कितना दे दिया? 5 साल के लिए 100 करोड़ रुपए क्या कर दिया? साइनिंग अमाउंट दे दिया, कर दिया एडवर्टाइजमेंट में खर्चा। अब इस एडवर्टाइजमेंट का फायदा हम लोग को कितने साल तक मिलेगा? 5 साल तक। लेकिन यहाँ पे एंट्री कितने की होनी है? मतलब साल भर के हिसाब से बनाते हैं ना, जो फाइनल अकाउंट बनाते हो 5 साल का नहीं बनाएंगे हम, कितने का बनाएंगे? साल भर का, ठीक है। हमने खर्चा कर दिया कितना? 100 करोड़ खर्चा किया, वो भी कितने साल के लिए खर्चा किया है? 5 साल के लिए हमने क्या कर दिया? 100 करोड़ रुपए खर्च कर दिया, ठीक है। तो बताओ एक इस साल का कितना? उसमें 20 करोड़। 5 साल का 100 करोड़, तो एक साल का कितना हुआ? 20 करोड़। मतलब इस साल का खर्चा कितना है? 20 करोड़। तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा? इस साल का जो खर्चा उसको क्या करना पड़ेगा? रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा। बोलो। लेकिन दे तो दिया पूरा, अपन दे दिए, लेकिन भैया जो 100 करोड़ दिए कितने साल के लिए दिए? 5 साल के लिए। लेकिन जो अकाउंट बना रहे हो तो एक ही साल का बना रहे ना फिलहाल, तो 5 साल तक फायदा उठाएंगे ना भाई। करंट ईयर पेड कर दिए, लेकिन कैसे बनता बोला था कल ही तो बता था, ड्यू बेसिस से बनता है। आप कर दिए 100 करोड़ रुपए, लेकिन साल भर का खर्चा कितना है? 5 साल तक फायदा उठाओगे ना उससे। तो इस साल 20 करोड़, अगले साल 20 करोड़, फिर उसके अगले साल 20 करोड़, फिर 20 करोड़ और फिर 20 करोड़। तो इस साल का कितना है? 20 करोड़। हाँ प्रीपेड है, लेकिन ये प्रीपेड नहीं, बड़ा खर्चा है ना। ये बड़े खर्चे जो होते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं, बड़े एक्सपेंसेस होते हैं जिसको लंबे समय के लिए अपन टाल देते हैं। क्या कर देते हैं? टाल देते हैं। इसको थोड़ा थोड़ा करके अपन क्या करेंगे? बंद करेंगे। आई बात समझ में? अच्छा बड़ा खर्चा कर दिया ना, अब एक साल में बंद कर दोगे तो कमर टूट जाएगी। तो आप क्या करो? थोड़ा थोड़ा करके क्या करते रहो? उसको मेंटेन करते रहो। आई बात समझ में कि नहीं? तो बोलो इस साल का कितना खर्चा है? 20 करोड़ इसका खर्चा। इस साल का कितना खर्चा है? 20 करोड़ रुपए खर्चा है, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन लोग? सीधा क्या करेंगे? पीएल अकाउंट में। तो पीएल अकाउंट में क्या करोगे आप लोग? जितना रिटर्न ऑफ करोगे क्या लिखोगे? टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। यानी यहाँ कौन सा पैसा लोग रिटर्न ऑफ? बताओ। इस जो साल भर का खर्चा, बोलो साल भर का कितना है? 20 करोड़। तो यहाँ पे 20 करोड़ वाला रकम लिखोगे। आई बात समझ में? यहाँ कौन सा रकम लिखोगे? 20 करोड़ वाला रकम रखोगे, लिखोगे। समझ में आया कि नहीं आया? दूसरा इफेक्ट कहाँ पड़ेगा? बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में आप लोग क्या करेंगे? बैलेंस शीट में आप लोग जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है, जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस है ना, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस जो आपने लिखा हुआ है, उसकी आप लोग एंट्री कहाँ करे हो? 100 करोड़ की एंट्री यहाँ पर करे हो, यहाँ पे 100 करोड़ की एंट्री करे हो। तो बताओ अभी और कितना बच जाएगा? 80 करोड़। तो यानी माइनस कर दोगे, जितना रिटर्न ऑफ नहीं कर रहे हो डेफर्ड, यहाँ पे जो रिटर्न ऑफ किए रहे होगे 20 करोड़ रुपए, उसको क्या कर दोगे आप लोग? माइनस करके क्या कर दोगे? 80 करोड़ बाहर निकाल दोगे। आया समझ में कि नहीं आया? नहीं आया समझ में? आ गया समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो। आ गया? ठीक है। तो याद रखिएगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। क्लियर है आप लोगों को यहाँ तक? ठीक है। देन नेक्स्ट अब होता है, चलिए इतना लिखिए फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। पहले नोट कर लीजिए इतना। तो चलो यहाँ तक तुम लोगों ने नोट कर लिया, ठीक है। अब हम लोग आगे का एडजस्टमेंट देखते हैं और जल्दी से देखते हैं एडजस्टमेंट आगे का क्या हो सकता है। कितने नंबर तक का एडजस्टमेंट हो गया था लास्ट? 9। चलो 10वें नंबर का एडजस्टमेंट देखते हैं। गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल और गिफ्ट और अदर पर्पस। तो देखिए कई बार क्या होता है, आप गुड्स को कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारण से, जो आपके बिजनेस में गुड्स होता है ना, गुड्स को आप किसी ना किसी कारण से क्या करते हैं, या तो आप फ्री सैंपल के तौर पे क्या कर देते हैं, दे देते हैं गुड्स को। फ्री सैंपल के तौर पे आप गुड्स को दे देते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि आप गुड्स को क्या करते हैं,
फ्री सैंपल के तौर में दे देते हैं, या कई बार गिफ्ट के तौर पे दे देते हो गुड्स को, किसी को दे देते हो, या किसी चैरिटी में दे देते हो आप लोग, है ना। तो या डोनेशन में दे देते हो गुड्स, किसी ना किसी कारण से आप क्या करते हो, बांट देते हो। तो बताओ इसका एंट्री अगर नहीं हो पाया तो क्या एंट्री करोगे? अगर गुड्स आप चैरिटी के तौर पे बांटते हो, सोचो क्या होगा। सबसे पहले तो गुड्स कम होगा, तो गुड्स को अपन किस नाम से डिनोट करते हैं? परचेस के नाम से। तो परचेस में क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। आई बात समझ में? ठीक है। और चूंकि अगर हमने गुड्स को चैरिटी के तौर पे दिया है, या फ्री सैंपल के तौर पे दिया है, या फिर हमने किस पर्पस से दिया गुड्स को, किसी और अदर पर्पस के तौर पे दिया, डोनेशन के तौर पे दिया है, तो बच्चों क्या होता है बिजनेस के लिए? एक्सपेंसेस। क्या होता है? एक्सपेंसेस। तो पीएल के डेबिट साइड। आई बात समझ में? नहीं आया समझ में? कभी भी गुड्स अगर कम हो तो परचेस से पहले तो आप माइनस करेंगे, क्योंकि माल घटेगा। ठीक है। तो फर्स्ट इफेक्ट क्या पड़ेगा? ट्रेडिंग अकाउंट के फर्स्ट इफेक्ट पड़ेगा आप लोगों के ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। परचेस लिखते हो ना, परचेस लिखते हो ना, तो उसमें परचेस में से क्या कर देना आप लोग? माइनस कर दीजिएगा गुड्स गिवन। जो भी गुड्स आप गिव करे हो, किसी को भी गुड्स आप गिवन किए हो, तो उसको क्या कर दो? माइनस कर दो। पहला इफेक्ट। ठीक है। और आपने गुड्स दिया है तो किस पर्पज से दिया है? सैंपल के तौर पे दिया है, चैरिटी के तौर पे दिया है, डोनेशन के तौर पे दिया है, तो एक तरह का क्या होता है वो? एक्सपेंसेस। तो पीएल अकाउंट के कहां चला जाएगा? ये डेबिट साइड में। ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे? गुड्स गिवन एज फलाना फलाना फलाना, जिस कारण से जितने रुपए का गुड्स दियो उसको क्या कर देना? लिख देना। समझ में आया कि नहीं आया? नंबर 11 होता है रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स। रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स मतलब डूबत ऋण की वसूली। क्या बोल रहा हूं मैं? डूबत ऋण की वसूली। देखो हम लोग बिजनेस करते हैं और बिजनेस में पैसा क्या हो जाता है? डूब जाता है। कई बार हमने किसी को उधार में माल क्या किया? बेचा, अब पैसा क्या हो गया? डूब गया। उसको क्या बोलते हैं? बैड डेब्ट्स बोलते हैं। अब सडनली मान लो कभी वो पैसा, डूबा हुआ पैसा अपन को क्या हो रहा है? रिकवर हो रहा है, पैसा आ रहा है। अच्छी बात है बुरी बात है? सर अच्छी बात है, पैसा आ रहा है। तो बोलो फायदा कि नुकसान? तो जो भी फायदा होता है उसकी एंट्री कहां करते हैं? पीएल के क्रेडिट साइड। तो पहला इफेक्ट पड़ेगा पीएल अकाउंट के कहां पड़ेगा? पहला इफेक्ट क्रेडिट साइड पड़ेगा। जो भी पीएल अकाउंट बनाओगे उसके क्रेडिट साइड लिख दोगे बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, पूरा लिखेंगे आप लोग बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। ठीक है। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड की एंट्री कर लोगे। आई बात समझ में? अच्छा बताओ बैड डेब्ट्स रिकवर्ड होगा तो क्या होगा? दूसरा इफेक्ट क्या होगा? बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्रेडिटर में माइनस हो जाएगा। वाह, क्रेडिटर कभी था ही नहीं तो कहां से क्रेडिटर माइनस होगा? भैया अगर आपको बैड डेब्ट्स रिकवर हो रहा है, कैश आ रहा है ना, तो कैश क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कैश क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो बैलेंस शीट में क्या हो जाएगा? ये बैलेंस शीट में क्या करोगे? कैश में आप क्या कर दोगे? रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स को प्लस कर दोगे। बैड डेब्ट्स रिकवरी को आप क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। नहीं आया समझ में? बात नहीं आया समझ में तुम लोग को? आ गया? ओके। इसी तरह से नंबर 12 हम देखते हैं। नंबर 12 क्या कहता है वो देख लेते हैं। क्या हो सकता है नंबर 12 में? और ओके बोलो क्या बोल रहे हो? नहीं वो बैड डेब्ट डाउटफुल डेब्ट ओपन मैं लास्ट में बताऊंगा, उसका बहुत लंबा चौड़ा उसका एडजस्टमेंट। और बोलो और क्या है? हाँ अच्छा चलो डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर देख लेते हैं। हाँ ये ठीक है, ये काम आएगा। लिखो डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स यानी कि लेनदारों पर क्या छूट। सुनो क्रेडिटर्स, बताओ क्रेडिटर्स किसको बोलते हैं? जिस बंदे को हम उधार में माल बेचते हैं वो बंदा क्या कहलाता है? हम लोग का क्रेडिटर्स कहलाता है। आई बात समझ में? अरे हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। जिस व्यक्ति से हम उधार में माल क्या करते हैं? खरीदते हैं, वो बंदा हमारा क्या है? क्रेडिटर्स। क्या पैसा दिए हो? नहीं दिए हो, पैसा देना पड़ेगा। मान लो हमने किसी बंदे से 10,000 का माल उधार में खरीदा, क्या पैसा उसको दिया हम लोगों ने? नहीं सर, पैसे तो हमने क्या किया? नहीं दिया, देना पड़ेगा ना। ठीक, कितने का माल खरीदे? मान लो 10,000 का। कितने का माल खरीदे? 10,000 का। ठीक है। अब वो आपको डिस्काउंट दे रहा है। मान लो बोला ठीक है 1,000 रुपए कम दे देना, 9,000 दे देना बोल रहा है आपको। आपके लिए खुशी की बात है कि दुख की बात है? खुशी की बात है। अगर क्रेडिटर से हमको डिस्काउंट मिलता है तो हमारे को डिस्काउंट मिल रहा है, खुशी की बात है। और खुशी की बात हमेशा कहाँ लिखा जाता है? पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड। फायदा है ना ये हम लोग के लिए। तो क्या करेंगे? पीएल अकाउंट के कहाँ लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के किस साइड लिख देंगे? क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। क्या लिख दोगे? बाय डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। नहीं समझ आया? पढ़ने आए हो? चुपचाप बैठने आए हो? प्रोफेशन सुनने आए हो? क्या पढ़ने आए हो ना? क्या बोल रहा हूं मैं? क्रेडिटर्स, अगर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स समझ में आया? क्रेडिट साइड। और दूसरा इफेक्ट कहां पड़ेगा सोचो? क्रेडिटर का वैल्यू बढ़ेगा घटेगा? घटेगा भाई। डिस्काउंट होगा तो क्रेडिटर का वैल्यू क्या हो जाएगा? घटेगा। पहले हमको 10,000 देना था, उसको कितना देना पड़ेगा? 9,000 ही देना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? तो कम हुआ ना। तो क्या करोगे? बैलेंस शीट जब बनाओगे ना तो उसके लायबिलिटी साइड में रहता है ना क्रेडिटर हमेशा, तो क्रेडिटर्स में डिस्काउंट की रकम को क्या कर दोगे? क्रेडिटर्स पे डिस्काउंट की रकम को क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। नहीं आया समझ में? ओके नेक्स्ट एडजस्टमेंट बोलो और क्या है?
आगे देखते हैं। और एक क्या था एडजस्टमेंट बोल रहे थे तुम लोग? मैनेजर्स कमीशन, बिल्कुल। अब देखो मैनेजर्स कमीशन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एडजस्टमेंट नंबर 13, मैनेजर्स कमीशन। आपने मैनेजर्स को कमीशन देना है, मैनेजर्स कमीशन। अच्छा, मैनेजर जो होता है वो दो जगह का हो सकता है, या तो फैक्ट्री का होगा, बोलो ना, या तो फैक्ट्री का होगा या फिर ऑफिस का होगा, ठीक है। कमीशन, मैनेजर को कमीशन दोगे तुम्हारे बिजनेस का एक्सपेंसेस है कि इनकम है, पहले ये बताओ। एक्सपेंसेस है, तो अगर वो फैक्ट्री का मैनेजर हुआ तो उसको कहाँ एंट्री करोगे? ट्रेडिंग के डेबिट में, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा। और अगर ऑफिस का मैनेजर हुआ तो फिर उसकी एंट्री कहाँ करोगे? पीएल के डेबिट में। नहीं समझे? हाँ, उसमें लिखा रहेगा, ठीक है। अब कुछ नहीं बोलेगा तो ऑफिस का ही मानना, समझ में आया? तो पहला इफेक्ट ट्रेडिंग में भी पड़ सकता है, या फिर कहाँ पड़ सकता है? प्रॉफिट एंड लॉस में भी पड़ सकता है। ये तो कंफर्म है कि भाई ये दोनों खर्चा होता है, तो उसकी एंट्री कहाँ करेंगे? डेबिट साइड, मैनेजर्स कमीशन। डेबिट साइड लिख देना मैनेजर्स कमीशन लिख दोगे, डेबिट साइड में मैनेजर्स कमीशन लिख देना है। मैनेजर का कमीशन को क्या कर देना? डेबिट साइड में क्या कर देना? छाप देना, ओके। अब एक बात बताओ, क्या आपने कमीशन अभी तक दिया है? कमीशन तो नहीं दिया है, तो दूसरा इफेक्ट कहाँ पड़ेगा? वेरी गुड, बैलेंस शीट के कहाँ दिए हैं क्या? तो बैलेंस शीट के कहाँ पड़ेगा? लायबिलिटी साइड। अकल लगाओ। देखो, अगर आप लोग समझ जाओगे एंट्री को तो आपको एडजस्टमेंट रट्टा मारने की आवश्यकता ही नहीं। आप खुद ब खुद फटाफट अपने एडजस्टमेंट के डिसीजंस ले लेंगे, और हम भी वैसे ही एडजस्टमेंट के डिसीजंस लेंगे। बैलेंस शीट के कहाँ लिखेंगे? मैनेजर्स कमीशन। बैलेंस शीट के कहाँ लिख देंगे इसको? लायबिलिटी साइड में जो भी मैनेजर का कमीशन होगा उसकी एंट्री क्या कर देंगे? कर देंगे। समझ आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? यहां तक नोट करो, कुछ पूछना तो पूछ सकते हो। यहां तक सबको समझ आया? देखो, एडजस्टमेंट रट्टा नहीं मारना है। एडजस्टमेंट जैसे ही तुम्हारे सामने है, सोचो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। मैनेजर का कमीशन है, खर्चा होता है, हाँ, पीएल के डेबिट में खर्च होगा। पहली बात, क्या दिए हैं? नहीं सर, नहीं दिए, तो सीधा बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। सोचो, आई बात समझ में? कोई दिक्कत? चलो जल्दी से नोट करो इसको, जल्दी से नोट करो। तो आगे देखते हैं अपन लोग। यहां तक हो गया कंप्लीट। अब अपन लोग आगे देखेंगे। एक और एडजस्टमेंट है तुम्हारा। यहां तक कितने नंबर का एडजस्टमेंट कर लिए हम लोग? 13 तक कर लिए हैं। अब हम 13 नंबर के बाद 14 नंबर आप लोग को एक्सप्लेन करते हैं। परचेस ऑफ मशीन, परचेस ऑफ मशीन बाय क्रेडिट। कई बार आप क्या करते हो? उधार मशीन खरीदते हो। अब इसकी एंट्री नहीं कर पाए, बोलो इसका क्या एडजस्टमेंट करोगे? अगर आप मशीन खरीदोगे तो क्या होगा? सोचो, मशीन बढ़ेगा। पहली बात तो मशीन क्या होगा? बढ़ेगा। दूसरी बात, आपने उधार खरीदा है, तो जिससे उधार खरीदते उसको क्या बोलते हैं? डेटर्स। तो हमारे डेटर्स भी क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। दोनों घूम फिर के जो इफेक्ट पड़ेगा, मशीन भी अपन को कहाँ मिलेगा? अरे सॉरी यार, उधार खरीद रहे, क्या पड़ेगा? क्रेडिटर। क्या पड़ेगा? क्रेडिटर्स क्या हो जाएगा हमारा? बढ़ जाएगा। आई बात समझ में? तो क्रेडिटर्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो दोनों घूम फिर के दोनों इफेक्ट कहाँ पड़ेगा? बैलेंस शीट में पड़ेगा, है ना? तो क्या हो जाएगा? बैलेंस शीट में पड़ेगा। तो मशीन, जो भी मशीन होगा उसमें जो नया मशीन तुम खरीदे हो ना, नया मशीन, न्यू मशीन को क्या कर देना? न्यू मशीन परचेस को क्या कर देना? ऐड कर देना। न्यू परचेस को क्या कर देना? ऐड कर देना। आई बात समझ में कि नहीं है? दूसरा इफेक्ट जो पड़ेगा वो भी बैलेंस शीट में ही पड़ेगा। जिस बंदे से आप उधार में खरीदते हो, अब तुम्हारा लायबिलिटी नहीं बढ़ जाएगा, ठीक है? तो लायबिलिटी भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो जो भी न्यू मशीन आपने परचेस किया उसको क्या कर दीजिएगा? ऐड कर दीजिएगा। आई बात समझ में कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं आया? इसके बाद अगला होता है और एक एडजस्टमेंट सीखो, बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स मतलब प्राप्ति पत्र देनदारों से वसूल करना, मतलब प्राप्त करना। समझो, पहले लिखना मत बंद करो। बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, ठीक है? तो देखिए क्या होता है, सुनो। होता क्या, देख लीजिए। मान लीजिए आप बिजनेस हो, या आप कौन हो? बिजनेस हो, आप हो, ठीक है? आपने इस बंदे को क्या किया? उधार में माल बेचा। इस बंदे को आपने क्या किया? उधार में माल क्या किया? सेल किया, क्रेडिट सेल्स किया। इस बंदे को आपने कर दिया, आपने क्रेडिट सेल्स, ठीक है? क्या इसने पैसा दिया? क्या कहलाएगा ये हमारा? डेटर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डेटर्स कहलाएगा। यार थोड़ा एनर्जी लाओ यार, तुम एकदम ढीले डालने बैठे रहे तो थोड़ा एनर्जी लाओ, ठीक है? तो क्या कहलाएगा ये हमारे लिए? डेटर्स कहलाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक। अगर यही डेटर हमको लिख कर दे देता है, क्या करता है? हमको कुछ कागज में लिख कर साइन करके दे देता है, इसको क्या कहेंगे हम लोग? बिल्स रिसीवेबल। आई बात समझ में? मान लो हमने इसको 10,000 का माल बेचा, ये कितने का डेटर बना? 10,000 का डेटर बना। अब इसने 10,000 का हमको बिल लिख कर दे दिया, तो अब हमारे पास कितने रुपए का बिल है? 10,000 का बिल है। क्या अब हमारे 10,000 का डेटर रहा? भाई डेटर कम नहीं हो जाएगा? तो ऐसे में यार अकाउंट में तो दो चीज दिखाई देगा ना, डेटर भी दिखाई देगा और बिल्स रिसीवेबल भी दिखाई देगा।
ऐसा तो नहीं हो सकता ना, या तो डेटर दिखे या फिर क्या दिखे, बिल्स रिसीवेबल। इस बंदे को हमने माल बेचा 10,000 का, हमारा डेटर दिखा, एसेट्स है। लेकिन जब इसने हमको लिख कर दे दिया है तो फिर इस बंदे से क्या मतलब, हमको किससे मतलब है, बिल से मतलब है। किससे मतलब है, बिल से। तो क्या वो हमारा डेटर रहा, नहीं रहा। अब हमारा क्या नया जिंदा हो गया, बिल्स रिसीवेबल। यानी एक तरह से देखा जाए, जब हमको डेटर से बिल्स रिसीवेबल मिलता है तो डेटर का वैल्यू घटता है और बिल्स रिसीवेबल का वैल्यू क्या हो जाता है, बढ़ जाएगा। क्योंकि बिल्स रिसीवेबल हमारे पास और बढ़ जाएगा ना, अगर हमारे पास पहले से कोई बिल्स रिसीवेबल पड़ा रहा होगा तो और उसमें क्या हो जाएंगे, बिल्स रिसीवेबल ऐड हो जाएंगे। नहीं आया समझ में, आ गया। तो क्या करोगे, जैसे ही आप किसी डेटर से बिल्स रिसीवेबल लोगे तो पहला इफेक्ट पड़ेगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। डेटर होता है ना, डेटर, अब कुछ रुपए के डेटर से मान लो, उसमें से कुछ नहीं हमको बिल्स रिसीवेबल दे दिया, तो क्या वो हमारा डेटर रहा, नहीं रहा। तो बिल्स रिसीवेबल में क्या हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल ऐड हो जाएगा, घटा देंगे। ठीक है, डेटर में से बिल्स रिसीवेबल क्या कर देंगे, घटा देंगे। और ऑलरेडी जो बिल्स रिसीवेबल आपके पास पड़ा होगा तो और किसी से बिल्स रिसीवेबल मिला तो बिल्स रिसीवेबल बढ़ नहीं गया। तो न्यू वाला जो बिल्स रिसीवेबल है, ये वाला जो बिल्स रिसीवेबल है नया वाला, उस नए वाले बिल्स रिसीवेबल को क्या कर देना, उसमें जोड़ देना। छोटी सी बात है, हालांकि मुझे इसको तो बताना नहीं चाहिए था, बट चलो ठीक है, हमने बता दिया। समझ में आया कि नहीं आया। और कोई एडजस्टमेंट, हाँ बोलो। तभी होगा ना जब बिल्स रिसीवेबल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन, हाँ देगा इन्फॉर्म तो ही करोगे, हर एडजस्टमेंट के बारे में वही करना है। जब इन्फॉर्मेशन देगा तो ही करोगे, नहीं दिया तो काहे करोगे। ठीक है, और एक बोलो, अगला कौन सा है, इंटरेस्ट ऑन लोन बोल दिए, हो गया वो भी। हाँ, एक्सटेंडेड और गिवन, एक्सटेंडेड ऑन गिवन क्या बोल रही हो, और गिवन, नहीं वो तो क्या हो, और बोलो, वो तो लिख रही है बिल्स पेबल गिवन टू क्रेडिटर, बिल्स पेबल गिवन टू क्रेडिटर्स, वही बात है, सेम यही बात है। चलो इसको भी समझा देते हैं, इधर देखो। अगला है बिल्स रिसीवेबल गिवन टू क्रेडिटर्स, ये भी आ सकता है। चलो देख लेते हैं, अब बात लिख ली तो देख लेते हैं। हम बोल रहे बिल्स पेबल गिवन टू क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल गिवन टू क्रेडिटर्स। अब एग्जांपल देके समझा रहे, सुनना। देखो ये कौन है, ये आपको बिजनेस हो ना, आपने इस बंदे से इस बार माल खरीद रहे हो, इस बार क्या करो, क्रेडिट परचेस कर रहे हो। मान लीजिए आपने इस बंदे से 10,000 रुपए का माल खरीदा। कितने का माल खरीदा, 10,000 का। बोलो क्या है ये आपका, फिर क्रेडिटर क्या है ये बंदा हमारा सर कहलाएगा क्रेडिटर्स। क्या कहलाएगा, क्रेडिटर्स। यानी हम बोले देखा जाए तो हमारे बुक में 10,000 का क्रेडिटर क्या हो गया, जीवित हो गया। आई बात समझ में। अब मान लो इस बार बोलो वचन कौन देगा पैसा लौटाने का, हम देंगे। तो हम इसको बिल लिख कर दे रहे हैं, हम इसको क्या कर रहे हैं, बिल लिख कर दे रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं, बिल्स पेबल। हमने 10,000 का बिल दे दिया, तो बताओ पहले हमने माल खरीदा तो 10,000 का क्रेडिटर जिंदा हुआ। जैसे हमने उसको बिल लिख कर दे दिया है तो क्या वो क्रेडिटर रहा हमारा, नहीं रहा। तो क्रेडिटर तो नहीं रहा, वो क्या रह गया, बिल्स पेबल। यानी क्रेडिटर घट गया, क्रेडिटर क्या हो गया, घट गया, और बिल्स पेबल क्या हो गया, बढ़ गया। दोनों ही कहाँ मिलेंगे अपन को, क्रेडिटर और बिल्स पेबल, लायबिलिटी साइड में। तो बच्चों जब बैलेंस शीट बनाओगे ना, बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट के कहाँ लिखोगे, लायबिलिटी साइड में आओगे। और जो भी क्रेडिटर्स होगा, अगर कोई क्रेडिटर्स हम किसी क्रेडिटर को बिल्स पेबल देते हैं, जैसे मान लो कोई हमारे क्रेडिटर है 10,000 का, उसमें से 2,000 बिल्स पेबल दे दिए, तो अब कितने का क्रेडिटर रहा, 8,000 का। समझ में आया, तो घटा देंगे। तो घटा देंगे न्यू बिल्स पेबल, जो भी न्यू बिल्स पेबल लिखोगे उसको क्या कर देना, घटा देना। घटा दिया आप लोगों ने, ठीक। दूसरा इफेक्ट किस पे पड़ेगा, बिल्स पेबल, अच्छा उसी में ही रहेगा ना। और बिल्स पेबल में अपन को लायबिलिटी मिलेगा, और जैसे आप किसी को बिल्स पेबल लिख कर दोगे तो आपको बिल्स पेबल क्या हो जाएगा, न्यू बिल्स पेबल से बढ़ जाएगा। तो जोड़ देना। नहीं आया समझ में, ठीक है। और भी कुछ जो हमारे एडजस्टमेंट है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, देखेंगे। तो यहां तक के एडजस्टमेंट को आप लोग समझिए, पढ़िए और दिमाग में बैठाइए। एडजस्टमेंट को याद रखने वाला कुछ नहीं, सिर्फ मैं समझा रहा हूं भैया, याद रखने जैसा कुछ नहीं है। आप जैसी कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आप पढ़ोगे, उसके बारे में सोचोगे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, या कोई एक्सपेंसेस है, इनकम है, तो आप ऑटोमेटिकली उसका डिसीजन क्या कर लोगे, ले लोगे। आई बात समझ में। तो आज के क्लास के लिए इतना काफी है। बाकी एडजस्टमेंट कल जो बड़े बड़े एडजस्टमेंट होते हैं, हार्ड जो एडजस्टमेंट होते हैं, वो हम लोग कल की क्लास में करेंगे। आज हमने बड़ा इजी एडजस्टमेंट किया, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना काफी है, चलो ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।